हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजी का चैप्टर है. चैप्टर नेम इज़ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ द चैप्टर नेम? फोटोसिंथेसिस. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं. क्यों इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, या प्लांट्स में होता है या प्लांट्स में क्यों होता है, एंड डेफिनेटली हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट जो रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस का उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, मतलब प्रोसेस को भी पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस को भी पढ़ेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू बी एक्सप्लेन टू गिव एन आइडिया ऑफ द साइट ऑफ द लाइट एंड डार्क रिएक्शंस. यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट एंड डार्क रिएक्शंस. फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बेस्ड ऑन पोटेशियम आयन एक्सचेंज थियरी, वो पढ़ेंगे. ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस. इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म फोटोकेमिकल फॉर लाइट फेज एंड बायोसिंथेटिक फॉर डार्क फेजेस, ये पढ़ेंगे. लाइट रिएक्शन एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल फॉलोड बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का ब्रेक होना फोटोलिसिस कहते हैं. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एनएडीपीएच, ये कैसे बनता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे. एंड डार्क रिएक्शंस ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन रिलीज एनएडीपी विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, मतलब एक बहुत ही डिटेल एक हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को, ये मैं कहना चाह रही हूँ. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो लिटरली मीन्स लाइट. फोटो मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होती है बिल्डिंग अप. तो लाइट बिल्डिंग अप, तो इट इज़ द, तो जनरली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट से सिंथेसिस कैसे हो रहा है, लाइट से कोई चीज़ कैसे बन रही है, ये हम पढ़ने वाले हैं. इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी इनपुट इन द लिविंग वर्ल्ड. Photosynthesis refers to the vital processes by which green plants, जो green plants होते हैं, synthesize organic matter. Photosynthesis not only provides food for plants as well as animals but also gives free oxygen in the atmosphere. Okay? Plants. अब plants की बात करो तो autotrophs, most plants can prepare their food from inorganic substances. ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बहुत प्लांट बना सकते हैं. ओके, प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब फूड, तो खुद अपना खाना बनाते हैं इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स इनफैक्ट डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड हेंस आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. The mode of nutrition exhibited by plant is called autotrophic and the animal nutrition is called heterotrophic. ठीक है, तो हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स है ना, हम भी तो हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम किसी और पे डिपेंड होते हैं. तो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स को हम और भी फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल which can make their own food by photosynthesis. They are called photoautotrophs. All the green plants are photoautotrophs क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. उसके बाद chemoautotrophs कौन होते हैं? The organism that produce food by using energy from chemical reaction not from sunlight are called chemoautotrophs. chemoautotrophs कौन होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाते हैं एनर्जी से नहीं बल्कि फ्रॉम सनलाइट और कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ. सम कॉमन कीमोऑटोट्रॉफ्स आर आर्केबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. क्या हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखना कि आर्केबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बेसिकली जो उनका फूड बनता है वो जो केमिकल रिएक्शन जो उनके अंडर होता है सनलाइट से, उससे एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट, उससे एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर खाना बनाने के लिए. जैसे प्लांट्स पर्टिकुलर एनर्जी यूज़ क्या करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना. तो यहाँ पे ये लोग कौन? फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट, तो लाइट एनर्जी यूज हो रहा है. सिंथेसिस मतलब बिल्डअप, तो लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है क्या बनने के लिए? उनका खाना क्या है? ग्लूकोज है कि क्या है? ग्लूकोज है विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च.
जो ग्लूकोज ये लोग बनाते हैं प्लांट्स, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये बच्चों को पता नहीं होता। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, है ऑक्सीजन इज रिलीज। अब ये देखो, ये इस तरीके से नाम वाइज दिया है और यहाँ पे सिंबल वाइज दिया है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये एरो के ऊपर इसलिए लिखते हैं क्योंकि दे एक्ट लाइक कैटलिस्ट, लाइट एंड एनर्जी एंड क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन हो सकता है। ओके, दे गिव आउट C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 एंड ऑल्सो वाटर इज थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? चिकन बनाने के लिए क्या चाहिए मैम? प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, एटलीस्ट कुछ मसाले तो चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस भी अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए होगा इंग्रेडिएंट। क्या क्या इंग्रेडिएंट है फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज पकाने का इंग्रेडिएंट क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है सोलर एनर्जी एंड फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्यों मैम? अभी ये क्लोरोप्लास्ट बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल इनडायरेक्टली ज़रूरी है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से। ओके, क्योंकि और ये स्टूडेंट्स याद रखना, दिन में ये लोग फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ये लोग कौन? प्लांट्स, और रात में रेस्पिरेशन। इसीलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं बैठना चाहिए। ओके, बिकॉज रात में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस में दिन में फोटोसिंथेसिस होता है लाइट एनर्जी, क्योंकि दिन ही में मिलेगी सनलाइट की एनर्जी। ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, ये ऑक्सीजन हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, और हमारे क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को तरोताज़ा रखता है, इसीलिए ग्रो मोर ट्रीज। तो स्टोमेटा, ये अब ये मुझे पूछ सकते हो मैम दिनी में क्यों? सनलाइट तो मतलब एक तो रीज़न है सनलाइट दिन में मिलता है, दूसरा है कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है दिनी में, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और क्लोज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट स्पेशली एट नाइट। ठीक है, तो वाटर जो होता है ये भी ज़रूरी है, इसीलिए तो हम लोग पेड़ों को पानी डालते हैं। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय रूट। अब ये वाला चैप्टर पढ़ लेना पहले, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ओके, पहले ये पढ़ लीजिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर क्यों ज़रूरी है। वाटर इज किसके लिए? हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, अब सोलर एनर्जी की बात करो, द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। यानी कि यहाँ पे मेन जो हीरो कौन है? क्लोरोफिल है, क्योंकि जो सन की एनर्जी कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ रहता है मैम? उसका घर ये है, देखो ये है उसका घर। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। और इसका डायग्राम 110% एग्जाम में आता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ये है, इसका एक पार्ट थोड़ा सा कट करके अंदरूनी एरिया उन्होंने दिखा दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, ये आपको कैसे दिख रहे हैं? ऐसे नहीं लग रहा है सिक्के की गड्डी है? लग रही है, यानी कि सैक ऑफ, एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, और ये पूरी गड्डी, थाइलाकॉइड को गड्डी को कहते हैं ग्रेनम, एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, एक सिक्के को, एक सिक्का नहीं है ये थाइलाकॉइड है, जहाँ पे एक्चुअली लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शंस होते हैं। स्टोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं। ये जो मैं एक वन बाय वन इसको डिस्कस करूँगी। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दीज आर ग्रीन प्लास्टिड्स फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स एंड सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, ज़्यादा करके पत्ते और सॉफ्ट स्टेम में होते हैं, और वहीं पे ये क्या फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, और दूसरे पार्ट्स में नहीं, रूट वगैरह में नहीं होते। तो एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं? डैश आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। They are green plastids containing the pigment chlorophyll. तो प्लास्टिड्स 3 कलर के होते हैं ना, और विच आर दे? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वाइट प्लास्टिड्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, अब ईच क्लोरोप्लास्ट में 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये 3 पार्ट क्या है पता है? एक डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीनेशियस होता है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जो मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल, ये टर्म का मतलब होता है वो हर चीज़ को अंदर नहीं ले सकता है, पर्टिकुलर चीज़ों को। ये मैंने समझा दिया था प्रीवियस चैप्टर्स में,
सिलेक्टिव परमिएबल है ना, सबको अंदर नहीं लेना, ऐसा मेम्ब्रेन जो सबको अंदर ना ले, डिफ्यूज़ ना करे अंदर, ऑस्मोसिस करे ज़्यादा करके। स्ट्रोमा ये जो ये वाला पार्ट है, और द ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं हम, स्ट्रोमा को ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये देखो ये थाइलाकॉइड्स हैं जो कि ग्रैनम बन गए, और इसके अगल बगल जो भी जिसमें ये ग्राउंड सब्सटेंस दिख रहा है ये स्ट्रोमा है, जो कि जहाँ पे डार्क रिएक्शंस होते हैं। ये कलरलेस होता है एंड फिल्ड इन द क्लोरोप्लास्ट होता है। इट इज़ अ साइट ऑफ डार्क फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या डार्क रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। थाइलाकॉइड्स होते हैं क्या, ये फ्लैट एंड सिक्के की तरह नहीं होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स की गड्डी। तो ये पूरी गड्डी को हम ग्रैनम कहते हैं या ग्रेना। अ नंबर ऑफ ग्रेना इन अ क्लोरोप्लास्ट आर कनेक्टेड बाय व्हाट इज दिस, ये क्या है कनेक्शन, इसको हम कहते हैं लेमेले। क्या कहते हैं, लेमेले। तो डायग्राम हो जाएगा, ड्रॉ ज़रूर करना, मैं चेक ज़रूर करूँगी ना, क्योंकि मैंने कहा कि थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शंस होते हैं और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लाइट फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ओके, क्लोरोफिल जो होता है एक्चुअली ना, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 डिफरेंट पिगमेंट्स, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिन। यानी कि कभी भी हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे, इसको और डीपली पढ़ोगे, सिर्फ क्लोरोफिल ही 4 सब्सटेंस का बना हुआ है, या 4 पिगमेंट का टू बी स्पेसिफिक, नेमली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिन। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। ओके, क्लोरोफिल जो होता है सोलर एनर्जी पर्टिकुलर वेवलेंथ का ट्रैप करता है। लाइट इज बिलीव टू बी अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। लाइट जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ये जो लाइट होता है, जो सनलाइट होता है, उसके अंदर फोटॉन्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जनरली हम लोग को पता होना चाहिए। व्हेन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि वो एक्साइटेड हो जाता है एंड दस इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का, जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ पे एग्जैक्टली होता है, थाइलाकॉइड पे, ठीक है। समझ में आया। तो जब भी एक क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी जो होता है ना, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का विजिबल लाइट ट्रैप करता है। ये एक बेसिक नॉलेज है। स्पेशली वो ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ क्लोरोफिल जो है ट्रैप करता है सोलर एनर्जी का, ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ, जो कि विजिबल लाइट का विजिबल रेंज, प्योर विजिबल रेंज है ना, उसमें से सिर्फ ब्लू, वायलेट एंड रेड वेवलेंथ वो बहुत कस के एब्जॉर्ब करता है। whereas green wavelength is weakly absorbed, hence the chlorophyll appear green. समझे? In color, chlorophyll is highly sensitive to light, but too much light can destroy it. बहुत लाइट भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो बात हुई क्लोरोफिल की, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जिसका मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है। अब मैं तुम्हें एक और कंपोनेंट बता रही हूँ। लीव्स पे जो होते हैं स्टोमेटा, लीव्स के ऊपर जो पत्तों पे स्टोमेटा होता है, पत्तों के ऊपर, ये स्पेशली पत्तों के, जैसे ये लीफ है, लीफ के इनर वाले पार्ट पे बहुत होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, इज़ टू लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दिखते कैसे, ऐसे दिखते हैं, देखो ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज्ड। ये दिन में ऐसे रहते हैं, रात में स्टोमेटा का होल जो है, ये स्टोमेटा है अंदर, ये स्टोमा, एक को स्टोमा बोलते हैं, बहुत सारे को स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। एक स्टोमा ओपन हुआ है, एक वही स्टोमा क्लोज हुआ है। दिन में ऐसा होता है, रात में ऐसा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है मैं बताऊँ, तो क्या, तो मेन काम तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना है, इनका नाक की तरह काम करता है। कभी कभी इससे पानी भी निकलता है, ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा से ही होता है। तो इन डार्कनेस जो होता है, इट टेंड्स टू क्लोज देयर ओपनिंग्स, रात के टाइम पे ये बंद हो जाते हैं, ताकि वाटर लॉस इज मिनिमाइज फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, ताकि रात में ट्रांसपिरेशन ना हो। इन लाइट दे रीओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा कि स्टोमेटा से पानी भी बाहर निकलता है, तो ताकि रात में पानी ना निकले, इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं ले पाता है। तो ट्रांसपिरेशन अकर्स साइड बाय साइड विथ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ई स्टोमा, अगर आपको नहीं पता प्लीज़ मेरा ट्रांसपिरेशन वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद ही ये चैप्टर करना। ये स्टोमा इज बॉर्डर्ड बाय 2 गार्ड सेल्स। ये देखो इसके बॉडी गार्ड कहाँ है, ये है बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं है, गार्ड सेल्स बोलते हैं इसको। ये स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा का होल है, ये बॉडी गार्ड है, ये दोनों बॉडी गार्ड है, ये गार्ड सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट करिए, मैंने कहा था कि बाय मिस्टेक ये कहा था, ये वाला, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं, ये दोनों बॉडी गार्ड्स हैं उसके, और सेल है ये। अच्छा, इसीलिए इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाया गया और ऑर्गेनल्स दिखाया गया। और ये क्या है, ये हमारे एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो गार्ड सेल टर्जिड है, जब भी गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, और जब भी गार्ड सेल फ्लैसिड होगा, जब भी गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो स्टोमेटा इस केस में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में स्टोमेटा या स्टोमा ओपन रहेगा। ये आप लोगों को हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ठीक है, ये जो स्टोमा के बॉर्डर में जो 2 गार्ड सेल्स होते हैं, दे हैव अ थिक इनर वॉल, जो इनका इनर वॉल थिक होता है facing the opening and a thick outer wall at the opposite side. It is the turgidity of guard cells that the opening of stomata usually depends upon. There are 2 theories about the opening and closing of stomata. सबसे पहला है sugar concentration theory. According to this theory, the chloroplasts present in guard cells start photosynthesis. ओके, जिसे मैंने कहा ओपनिंग एंड क्लोजिंग 2 थियरी पे डिपेंड है। पहला वाला शुगर कौन, तो जैसे ही 2 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन गार्ड सेल्स में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन गार्ड सेल्स में होते हैं। 2 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द गार्ड सेल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। क्या होने लगता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने लगता है। कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, हाँ, the sugar produced increases the osmotic pressure in the guard cell. ठीक है, शुगर क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है। इन द कहाँ पे, गार्ड सेल्स के अंदर की बात हो रही है। एज ए रिजल्ट वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल्स ड्यू टू एंडोस्मोसिस। अगेन स्टूडेंट, अगर प्रीवियस चैप्टर्स नहीं पढ़े हो तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी सेल में क्या होता है, सेल में वाटर कंटेंट कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, तो क्या होने वाला है, शुगर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा और एंडोऑस्मोसिस होगा। क्यों, एंडो मतलब सेल के अंदर पानी जाने लगेगा। ठीक है, और हेंस सेल के अंदर पानी कब जाता है, जब उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सोल्यूट है कौन भाई, शुगर। शुगर एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाएगा इस सेल में, इस वजह से इसके अंदर पानी आना शुरू होगा, एंडोऑस्मोसिस होना शुरू होगा। जब तक प्रीवियस चैप्टर नहीं देखोगे ये नहीं समझ पाओगे। अगेन आई एम सेइंग, एज ए रिजल्ट वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल ड्यू टू एंडो। तो अगल बगल भी सेल्स है, वहाँ से भी पानी इसके अंदर आने लगता है। सब पानी इसके अंदर आके इसको टर्जिड बना देता है, और टर्जिड बनाने की वजह से वो बल्जेस आउटवर्ड्स होते हैं, थोड़ा ऐसे फैलने लगते हैं और होल खुल जाता है, वाइडनिंग द स्टोमेटल ओपनिंग लाइंग बीफ देन। If for any reason the water content of the leaf is falling short, the water is drawn out of the guard cell due to exosmosis, making them flaccid. इसीलिए पेड़ को पानी देते रहो। Do you know, जो पिगमेंट इज ए जनरल नेम फॉर कलर्ड कंपाउंड, यहाँ पे लिखा है, कोई भी कलर्ड कंपाउंड के लिए हम पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, हेमोग्लोबिन जैसे एक पिगमेंट है, वैसे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, ये यहाँ पे लिखा गया था। तो मैंने, खैर ये तो मुद्दे से मत हटो। तो मैंने क्या कहा था कि स्टोमेटा ओपनिंग या क्लोजिंग के लिए 2 थियरीज हैं, एक शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी है, दूसरा K+ कॉन्सेंट्रेशन थियरी है। देखो स्टूडेंट, चाहे वो K+ हो चाहे शुगर हो, ये सोल्यूट का कंटेंट बढ़ाएगा, एडजॉइनिंग सेल से पानी अंदर आएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो इसमें कैसे ओपन आता है इस थियरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकर्स ड्यू टू एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ K+ इनटू और आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ये होता है हाँ प्लांट में। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं, गार्ड सेल्स में, क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो कि एनर्जी रिलीज या ATP रिलीज होता है। ये ATP जो ATP
रिलीज होता है वो एक्टिवली पंप करता है पोटेशियम आयंस ऑफ द एडजेसेंट सेल्स इनटू द गार्ड सेल। तो K+ जो है अंदर आने लगते हैं। जब K+ अंदर आने लगते हैं तो K+ का कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में बढ़ जाता है, तो ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। जब ये हाइपरटोनिक बन जाता है एंडोस्मोसिस होने लगता है। दिस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ, मतलब वो टर्जिड हो जाता है सेल, और टर्जिड होने की वजह से सेल खुलने लगता है, वाइडनिंग होने लगता है, और क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। और यही चीज़ रिवर्स हो जाती है रात में। K+ आयन वापस इससे निकल आते हैं सेल से, ओके, लीक आउट ऑफ, एंड ये जो टर्जर सेल फिर क्या बन जाता है, फ्लैसिड बन जाता है क्योंकि एक्सोस्मोसिस होता है। दिस रिजल्ट्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सिंपल, बहुत सिंपल है, जो स्टूडेंट्स इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए 2 थियरी है, एक शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी है और दूसरा K+ कॉन्सेंट्रेशन। दोनों केस में जब यहाँ सोल्यूट का कंटेंट बढ़ जाता है, एक हाइपरटोनिक बन जाता है सेल ना, तो इस वजह से एंडोस्मोसिस होते हैं, ओके, इस वजह से सेल टर्चिड हो जाता है और बल्ब ऐसे ऐसे फैल जाता है और स्टोमा ओपन होता है और रात में उसका रिवर्स होता है। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। The overall reaction of photosynthesis can be represented as how carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose, oxygen and water। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करिए क्या कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो आप बैलेंसिंग भी करना है आप लोगों को, ये आपको आना चाहिए। देखो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लिकेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे देखो पानी से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हो रहा है, किसका, पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। खैर इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फाइनली जो हमें मिल रहा है वो स्टार्च है। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट कैन स्प्लिट इनटू 2 फेजेस। देखो स्टूडेंट्स, अगेन फोटोसिंथेसिस क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहले पढ़ते हैं, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं या हिल रिएक्शन। फोटोकेमिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है, फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से। हिल रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिल साइंटिस्ट का नाम है। दैट्स इट, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसीलिए लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, थाइलाकॉइड जैक्राइना में ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। द नेम लाइट रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इसी नाम से आया, मतलब इसी वजह से आया। इट इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन बिकॉज द साइंटिस्ट हिल डिस्कवर्ड इट। द लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। तो चलो स्टेप देखते हैं। ये देखिए फोटो देखिए, दिन में यही होता है, ये पत्ते हैं, पत्ते पे सनलाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर देता है, एनर्जी टू मेक फूड और विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फाइनली इट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड बना के खुद को मतलब उसको यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज करता है और साथ में स्टार्च बनाता है। जो ग्लूकोज बनता है इट इज़ कन्वर्टेड टू स्टार्च, ताकि रात में, जैसे नहीं दिन में खाना बनाते हैं, रात में भूख लगेगी तो हम लोग फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, तो ये जो स्टार्च है ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, या स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज स्टार्च। ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लांट्स का फ्रिज वाला खाना है वो, रात में क्योंकि उन लोग फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते नहीं, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू स्टार्च एंड दैट इज यूज्ड इन द नाइट बाय द प्लांट्स। ओके, वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये कैसे होता है, ये आप लोगों को मुझे पूछना चाहिए। मैम अगर सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही है, लीफ कैसे कर रही है, और क्लोरोफिल स्पेशली एब्जॉर्ब कर रही है, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द फोटॉन्स ऑफ लाइट एंड इज सेड टू बी एक्साइटेड और एक्टिवेटेड। वो एक्साइट हो जाती है, ठीक है। हमें भी कोई नहीं, किसी जादू धूप लेके एक्साइट हो जाता है, ताकत आती है उसको। कौन है जादू, ओम 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 ओम, अरे वो मूवी कोई मिल गया वाला जादू, तो उसको भी सनलाइट से एनर्जी मिलती है, फिर ओम 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 करते हैं। खैर उसी तरह पत्तों को भी जैसे ही क्लोरोफिल को सनलाइट मिल जाता है वो एकदम एक्टिव हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। दस द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि लो एनर्जी स्टेट से क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में या हाई एनर्जी स्टेट में। जैसे ही वो फोटोन एब्जॉर्ब करता है वो जादू बन जाता है। अ फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। जादू ना लिख देना आप लोग। अब क्या हुआ मैम, फोटोन तो ले लिया, अब क्योंकि फोटोन लिया तो फोटोलिसिस होगा, यानी कि ये जो फोटोन लाइट एनर्जी पानी को स्प्लिट करेगी H और OH में, ठीक है। अब ये H
क्या होगा? जो लाइट एनर्जी यूज हुआ है, मैंने क्या कहा, इट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, इज यूज इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन्स, आयन्स है ना ये, H+ आयन्स एंड OH- आयन। ठीक है मैम, समझ में आया। फिर क्योंकि ये OH- 4 होते हैं मॉलिक्यूल, बैलेंस करने के बाद हमने ये किया है, तो 4 OH- को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के फॉर्म में और 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये एडिशन ऑफ रिएक्शंस दोनों ऐड करके आपको फाइनली ये रिएक्शन मिलता है। इस स्टेप को अच्छे से पढ़ लेना। ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि फर्स्ट स्टेप में फोटोलिसिस दिखा दो ये स्टेप में, ठीक है। फिर बैलेंस करना होता है ना, बैलेंस कर लीजिए आप लोग, रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे ही रिएक्शन बैलेंस किया, फिर ये जो 4 OH- है ये 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों रिएक्शन को ऐड करके आपको ये मिल जाता है, ठीक है। हो गया मैम, ये तो हो गया, समझ में आ गया, पानी ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, 2 स्टेप हो गए। लेकिन क्योंकि ये H+ अभी बचा है, कोई इसको भी यूज़ कर सकता है, इसको भी यूज़ करता है, तो रिडक्शन ऑफ NADP, NADP का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, याद रखना। तो जो हाइड्रोजन आयंस इस रिएक्शन में मिला वो आगे यूज़ तो होगा, यस मैम ये होगा। तो ये जो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में निकला है वो क्या करेगा, वो NADP पिक कर लेगा, जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाएगा, NADP उसको पिक कर लेगा और NADPH2 बन जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों रिड्यूस वर्ड यूज़ किया? हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आप लोग का बेस वीक है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखना। NADP फिर क्योंकि इस रिएक्शन में ना फिर सिर्फ इसको हाइड्रोजन मिल रहा है, फ्री 4 इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, तो वो भी ले लेता है। क्यों मौके का फ़ायदा ना उठाए, वो ये भी ले लेता है, ये भी ले लेता है और अपने साथ ऐड कर लेता है और NADPH2 बन जाता है। तो पहले क्या हुआ स्टूडेंट, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हुआ, फिर फोटोन से फोटोलिसिस हुआ, फोटोलिसिस से हमें H+O2 और 4 इलेक्ट्रॉन मिले, फिर क्या हुआ, ये H+ और 4 इलेक्ट्रॉन NADP ने साथ में अपने लेके NADP रिड्यूस हुआ NADPH2, तो ये है रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, पढ़ लोगे, वेरी गुड। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये क्या होता है मैम? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड ATP, या इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि लाइट एनर्जी अब भी बची है, तो वो लाइट एनर्जी ADP सोचता मैं भी ले लूँ और फॉस्फेट के साथ जुड़ के ATP बनता है। तो ये जो स्टेप में ATP बन रहा है जो मेन एनर्जी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन, NADPH2 और ATP आर प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है, 3 स्टार मार्क कर दो इसको। लाइट रिएक्शन, ये सारे मैं लाइट रिएक्शन डिस्कस करी थी स्टूडेंट, जो थाइलेक्लॉइड्स में होते हैं। किसके थाइलेक्लॉइड्स? ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। हर चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। सो विथ फोटोफॉस्फोरिलेशन फाइनली क्या बन जाता है, ADP से ATP बन गया, और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स है लाइट रिएक्शन के, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज ऑक्सीजन, NADPH एंड ATP, NADPH2। ओके, ये कैसे बनते हैं मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर, दोनों ATP और NADPH2 एक्ट एज एसिमिलेटरी पावर्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डार्क रिएक्शन। व्हाट इज एक्स्ट्रा पावर, कि डार्क रिएक्शन के लिए भी तो कुछ पावर बचना चाहिए। ऑक्सीजन तो निकल गया पतली गली से, एटमॉस्फेयर में हम लोग को सेवा करने के लिए, तो NADPH2 एंड ATP सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने ही पेड़ की सेवा करें, रात के टाइम बेचारे भूखे रहते हैं, उनके लिए कुछ पका के खिला दें। यही वाली बात हो रही है ना। तो टू समराइज, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड इज ट्रैप्ड इन ATP and NADPH2 molecules during the light reaction. This chemical energy is finally stored in carbohydrate molecule when ATP and NADPH2 are utilized in the dark reaction in reducing CO2 to carbohydrate. जैसे मैंने कहा, समाज सेवा
करने के लिए तो ऑक्सीजन निकल गए, लेकिन NADPH2 और ATP कहते हैं नहीं भाई, हम अपने ही पेट की सेवा करेंगे, रात में उनको खाना देंगे। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी प्लांट में मौजूद हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस करेंगे और स्टार्च के फॉर्म में फूड को रात के लिए पेड़ के लिए स्टोर करेंगे। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल और बायोसिंथेटिक रिएक्शन, ये तीनों ये जैसे लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था, फोटोकेमिकल रिएक्शन या हिल रिएक्शन, उसी तरह डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बायो में टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए तो बायो है, डायग्राम्स पढ़ने पड़ते हैं। द डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, उसको लाइट से कोई मतलब नहीं है, Hence it is called light independent reaction, इसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है। It is slower than the light reaction and takes place in the stroma of the chloroplast। मैंने शुरू में ही आपको क्लोरोप्लास्ट डायग्राम में बता दिया था कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है या स्ट्रोमा में होता है। तो ये स्ट्रोमा है स्टूडेंट्स, इन्होंने स्ट्रोमा लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रोमा लिखो, ये गलती है, स्ट्रोमा होना चाहिए। तो स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखो the reactions taking place in this process were elucidated by Kelvin and his co-workers. Hence the dark reaction is also called Kelvin cycle। तो डार्क रिएक्शन को हम और क्या नाम देते हैं, केल्विन साइकिल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये केल्विन भैया ने प्रपोज किया था, इसीलिए बस इसीलिए उन लोग अपना नाम दे देते हैं कि लगा दो भाई इस साइकिल में मेरा नाम लगा दो। तो द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 मेजर स्टेप। लाइट रिएक्शन बेसिकली भी हमने 4 या 5 स्टेप्स में पढ़े थे, 4 स्टेप्स थे, फिर हमने उसका समरी किया था। लेकिन लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन हम 3 स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट रिएक्शन के वक्त अंदर प्लांट्स ने लिया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा रात में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब लीव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कंबाइंस विद द 5 शुगर ribose 1,5-diphosphate which is also known as RUDP। क्या बोलते हैं, RUDP। एक्चुअली RUBP होना चाहिए स्टूडेंट्स, RUDP नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, RUBP है ना, बाइफॉस्फेट, इन्होंने RUDP लिख दिया। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं PGA। यानी कि क्या, PGA इज नथिंग बट फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। PGA thus formed, जो PGA जो फॉर्म हो रहा है इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स हुआ उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, PGA, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। तो अब क्या हो रहा है मैम, जो सम ऑफ द 3 कार्बन कंपाउंड PGA फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप कन्वर्टेड टू ग्लूकोज अ 6 कार्बन शुगर। यानी कि जो PGA बना है फर्स्ट स्टेप में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एक 6 कार्बन शुगर है। ओके ओके, 3 कितना, 6 कार्बन शुगर है, याद रखना है आप लोगों को। अब एंड इन द प्रोसेस NADPH2 and ATP formed in the light reaction are used up। तो जो याद है आप लोगों को, मैंने कहा था ऑक्सीजन, ATP और NADPH2 ये तीनों जो प्रोडक्ट्स थे एट द एंड ऑफ लाइट रिएक्शन हमें मिला था। ऑक्सीजन तो समाज सेवा करने निकल गया था, हम लोग की सेवा करने, लेकिन NADPH2 और ATP ने कहा नहीं, हम रात में खाना बनाएंगे। किसके लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो पहले 5 कार्बन शुगर, जो 5 कार्बन शुगर से मिलके क्या बनाया, कार्बन फिक्सेशन जो पहला स्टेप था, स्टेप 1, यहाँ पे ये साइकिल फॉर्म में दिया है इसीलिए तो केल्विन साइकिल बोलते हैं। स्टेप 1 में कार्बन फिक्सेशन हुआ, स्टेप 2 में बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ शुगर हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ शुगर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, जो PGA है, जो PGA बना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो PGA बना है
ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, इसको जो हम कहते हैं, ये जो है 80 जो फर्स्ट स्टेप में कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, वो अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो किससे कंबाइन करता है, NADPH2 और ATP फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन आर यूज, उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है, ATP को भी यूज़ करता है, NADPH2 को भी यूज़ करता है। अब यूज़ तो कर लिया मैम, उसके बाद क्या होता है, रीजेनरेशन ऑफ RUBP होता है। मतलब जो थर्ड स्टेप है, जो स्टेप 3 है, उसमें रीजेनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि जो RUBP फर्स्ट स्टेप में बना था, जो RUBP फर्स्ट स्टेप में बना था वो वापस से बनता है, इसीलिए RUBP इस तरफ लिखा गया है। देखो, राइबुलस बाइफॉस्फेट या RUBP इस साइड पे लिखा है, तो ये 1,5 बाइफॉस्फेट जो है इन द स्टार्ट टाइम जो रिमेनिंग PGA है, क्योंकि PGA थोड़ा तो यूटिलाइज हो गया, जो फर्स्ट स्टेप में बना था PGA वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और NADPH2 और ATP हमारा यूज़ हो गया। तो इन द थर्ड स्टेप द रिमेनिंग PGA अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस टू अल्टीमेट जनरेट RUBP, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप में कोई भी चीज़ देखो बचती है तो हम उसको ना वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट नहीं करते, उसी तरह PGA जो था वो यूज़ तो हो गया था, क्या, किसमें, ग्लूकोज बनने में, इट गॉट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, फाइन, समझ में आ गया, ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स यहाँ पे सेकेंड स्टेप में उसका बन गया था मैम, समझ में आ गया। लेकिन जो रिमेनिंग ग्लिसराइड फॉस्फेट जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो बचे हुए हैं, वो फिर से अंडरगोज अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू अल्टीमेट जनरेट RUBP। समझ में आया, फर्स्ट स्टेप में तो RUBP ये दोनों में, इसलिए RUBP इधर दिखाया गया क्योंकि RUBP इससे जुड़ के ये बना था। ठीक है, बना था, ये बनने के बाद ये इन दोनों को मिला के ग्लूकोज बना था, हाँ बना था मैम। जो रिमेनिंग PGA फिर मिलके जो रिमेनिंग PGA गोज इनटू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू अल्टीमेट रीजनरेट अगेन RUBP। उसी तरह RUBP फिर से इससे कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, फिर से PGA बनाएगा, फिर ये PGA क्या करेगा, ग्लूकोज को बनाएगा जो कि 6 कार्बन शुगर है, उसके बाद और ATP और NADPH2 को भी जो है वो भी यूज़ अप करेगा, एनर्जी चाहिए ना, तो वो भी यूज़ अप करेगा। उसके बाद फाइनली जो रिमेनिंग PGA फिर से RUBP बनाएगा, तो ये साइकिल की तरह चलते रहता है। तो द एंटायर डार्क रिएक्शंस ऑपरेट्स इन अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड ईच कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। एंजाइम्स बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगी अभी। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ साइक्लिक मैनर प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। ठीक है, एंड क्योंकि वही उसको रात का खाना है, तो बन क्या रहा है, रात का खाना उनका। एंड रीजनरेटिंग RUBP, फिर से RUBP रीजनरेट होता है बचा हुआ PGA से, विच लेटर कंबाइंस विद येट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू स्टार्ट द केल्विन साइकिल ऑल ओवर अगेन। समझ में आया, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने लाइट रिएक्शंस पढ़े, उसके सारे स्टेप पढ़े, डार्क रिएक्शन के 3 मेन स्टेप्स पढ़े, और इसको क्यों हम साइकिल कहते हैं ये भी हमने पढ़ा। इन दोनों में मेन डिफरेंस या कंपैरिजन हम देखते हैं। देखो, जो लाइट रिएक्शन होता है इट अकर्स इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्रेना, वेर एज द डार्क रिएक्शंस अकर इन द स्ट्रोमा। ठीक है, लार्जली इट इज़ अ फोटोकेमिकल चेंज लाइट रिएक्शन एंड रिक्वायरिंग लाइट एनर्जी। इसमें तो लाइट इंडिपेंडेंट है, इसको लाइट एनर्जी की जरूरत ही नहीं, इसमें बायोकेमिकल चेंज हो रहा है विच इज़ लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट। फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कि 6 जो शुगर है एक्चुअली हमारा 6 कार्बन शुगर। ओके, वही तो खाना चाहिए उनको रात में। समझ में आया। तो एंड प्रोडक्ट्स, चलो एक समरी करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है फिर। फाइनली एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड पानी तो सुबह दिन में बन रहा है और ग्लूकोज रात में। ग्लूकोज भी दिन में बन रहा है लेकिन रात में वो स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल अंडरगो कर रहा है। तो ग्लूकोज C6H12O6 इज आइदर इमीडिएटली यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टार्च, जो मैंने अभी कहा, और सेल्यूलोज इन फॉर्म में स्टोर होता है, एंड यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड फैट। तो small fraction of the oxygen produced during photosynthesis may be used by the plant for respiration. ठीक है,
थोड़ा फ्रैक्शन ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन करने के लिए, रात में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ इट डिफ्यूजेज आउट थ्रू द स्टोमेटा इनटू द समाज सेवा करने के लिए हम लोग को मिल जाता है वो ऑक्सीजन। खैर उनका ऑक्सीजन हमें देना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, राइट। वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मे बी रीयूज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दीज आर द की पॉइंट्स विच आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि स्टार्च और अदर सब्सटेंसेस ग्लूकोज से कैसे बनते हैं मैम। ग्लूकोज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक सुक्रोज और केन शुगर केन, या स्टार्च या सेल्यूलोज, जो कि स्टोर किया जाता है बाय प्लांट इन ए स्टोरेज ऑर्गन। तो जो सुक्रोज होता है वो चीफ रिजर्व फूड मटेरियल इन शुगर केन होता है और शुगर बीट में, बीट रूट वगैरह में। इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्लूकोज एंड अ फ्रुक्टोज, दैट इज 6 कार्बन शुगर सिमिलर टू ग्लूकोज। ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। स्टार्च इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है विच इज द मोस्ट कॉमन स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, स्टार्च, एंड इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ सेवरल ग्लूकोज, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसी तरह एक बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 बनता है, सारे ज्वाइन हो जाते हैं एक चेन की तरह और स्टार्च बन जाता है। जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट में, दे आर रिच इन स्टार्च, इसीलिए मत खाओ, मोटे हो जाओगे। और सेल्यूलोज क्या है, इट इज चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट। अगर सेल्यूलोज के फॉर्म में स्टोर है तो प्लांट के सेल वॉल में स्टोर होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर सेल्यूलोज भी बनाते हैं, ये भी की पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को रेस्पिरेशन समझ में आया, सॉरी फोटोसिंथेसिस समझ में आया, उसके लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्च का इंपॉर्टेंस फॉर प्लांट, सब कुछ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे एडाप्टेशंस इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, किस तरह प्लांट अपने आप को ढाल लेता है कि फोटोसिंथेसिस करें। देखो, थिननेस ऑफ लीव्स सो दैट गैसेस कैन डिफ्यूज इन एंड आउट क्विकली, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मोटे लीव्स होंगे ना तो इजीली गैसेस डिफ्यूज नहीं इन एंड आउट होंगे। और ये कब करते हैं, लो लीव्स किसके मोटे होते हैं, स्पेशली जिसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, जिसको मतलब अपना पानी लॉस नहीं करना है, वो सब इसे करते हैं। अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स टू मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लाइट एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कैरी आउट करने के लिए। और इसका उल्टा कब होगा, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं करवाना है या फोटोसिंथेसिस नहीं करवाना है तो लीव्स का छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से लीव्स अपने आप को या प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। अ थिन लेयर ऑफ वैक्स प्रोड्यूस करते हैं क्यूटिकल टू रिड्यूस इवेपोरेशन फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ लीफ। क्यूटिकल तो पता है ना, प्रिवेंट इवेपोरेशन करता है या मुश्किल कर देता है फोटोसिंथेसिस को ना, इसलिए वो थिन लेयर करते हैं। तो जहाँ पे क्यूटिकल मोटा कब होगा, जब प्लांट को ट्रांसपिरेशन नहीं करना है, तब वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा कि मतलब जो यहाँ पे हो रहा है ना, अगर नहीं करवाना है तो उसको उल्टा करना है, समझ में आया। A rich network of xylem fibers to deliver water and minerals and phloem fibers to remove the product of photosynthesis, mainly as sucrose, जो खाना बनता है तो phloem ही carry out करेगा ना। This vascular tissue, xylem and phloem, also gives the leaf more rigidity. Next, the palisade cells are deep and tightly packed. The chloroplast within them, पेलिसेड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मूव सो दैट दे ऑल हैव अ चांस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल लाइट दे नीड। न्यूमरस स्टोमेटा गार्ड सेल्स सराउंडिंग पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा, ओपन ड्यूरिंग द डे टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड क्लोज एट नाइट टू रिड्यूस वाटर लॉस, ओके। तो लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स क्रिएट एयर स्पेसेस मेकिंग गैस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द पेलिसेड सेल। तो लूजली पैक्ड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द एयर स्पेस ऑल्सो ट्रैप अ लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड अलाउइंग सम फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज। तो यही कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं, ताकि प्लांट जो अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, लेट अस सी सम फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। व्हाट डू यू थिंक सो? एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट आया, क्वालिटी ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर। और इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे क्लोरोफिल कंटेंट, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो, एनाटॉमी ऑफ लीफ, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जितना सनलाइट होगा, जितना उसकी इंटेंसिटी और क्वालिटी होगी, उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके।
लेकिन ज़्यादा भी एक्सट्रीम इंटेंस लाइट नहीं होना चाहिए, ये इनहिबिटरी इफेक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस को रोकना शुरू करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन वाइट लाइट देन इन लाइट ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर कलर। इसीलिए लाइट ऑफ वन पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, and however maximum photosynthesis takes place in the red part of the spectrum followed by blue and green light in decreasing order। मतलब ये जो रेड वाइट और ये ब्लू मिक्स होके तो मतलब ग्रीन एब्जॉर्ब कम किया जाता है, बाकी लाइट एब्जॉर्ब करके तभी तो हमें पत्ते ग्रीन दिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट इज कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? देखो, इन द एटमॉस्फेयर 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप लोग को पता है, तो वो एक लिमिटेड फैक्टर फॉर नेचुरल फोटोसिंथेसिस है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी, तो इफ द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाईज इंक्रीज, क्योंकि इस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज 10 to 30 टाइम द नॉर्मल रेट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट ये पॉइंट्स आप लोगों को रीड करके लर्न करना, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होने पे कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों साथ में चलते हैं, हाथ मिला के। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही ना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए, एटमॉस्फेयर से बहुत ही कम मिलता है इसलिए। टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर रेंज ओवर विच प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज वेरी वाइड। ओके, स्पेशली सर्टन बैक्टीरिया कैन फोटोसिंथेसाइज इवन एट 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ कॉनिफरस ट्रीज जो पहाड़ी इलाके में ठंड एरिया में मिलेगा, वहाँ पे 60 डिग्री के बिलो ही तो भी फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, और करते भी हैं लेकिन स्लो रेट पे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस नॉर्मल है कि 35 होता है, मिनिमम होना ही चाहिए एक्चुअली, इतना तो होना ही चाहिए नॉर्मल। 70 भी में भी कर लेते हैं, 6 में भी कर लेते हैं, मैक्सिमम भी कर, मिनिमम भी कर लेते हैं, लेकिन रेट उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बिटवीन द टेम्परेचर रेंज 5 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ में डबल फॉर every 10 degree rise in temperature provided light and carbon dioxide are available in practice। ठीक है, वाटर की बात करो, वाटर इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लेस देन 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फिर कहाँ से फिर पानी मिल रहा है? अ रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स रेड्यूसेस द फोटोसिंथेटिक रेट। ठीक है, समझ में आया? जितना पानी कम होगा उतना फोटोसिंथेटिक रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी टर्जिडिटी बढ़ाता है, तो अगर टर्जिडिटी नहीं बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, स्टोमेटा नहीं ओपन होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं, इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होंगे, गैसेज नहीं एक्सचेंज होंगे तो रॉ मटेरियल्स प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं मिलेंगे। तो therefore this reduces the intake of carbon dioxide, therefore reducing the photosynthetic rate from 10 to 90%। समझ में आया? तो अगेन रीजन आया तो लिख लेना। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स की बात करो तो जो क्लोरोफिल कंटेंट है, क्लोरोफिल इज ये एक इंटरनल फैक्टर है क्योंकि वो प्लांट के अंदर है, इसलिए इंटरनल फैक्टर है। यस और नो? यस मैम, वो इंटरनल फैक्टर है। तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डज नॉट प्लेस इन नॉन ग्रीन प्लांट्स of variegated leaves and etiolated leaves. A plant is said to be etiolated when its leaves become yellow and the stem long and pale। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटो। पहला पॉइंट समझ में आया, क्लोरोफिल कंटेंट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंड पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फोटोसिंथेसिसिंग सेल स्लोज डाउन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्यूमुलेशन जो एंड प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस के, ये जो ज़रूरी नहीं, मतलब वो जो है स्लो डाउन करेगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी प्लांट में नहीं होना चाहिए इन द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, क्योंकि वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी करते। जैसे नहीं, पेट जब भरा है तो खाना कैसे खाओगे? जब ऑलरेडी उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस? जैसे पेट भरा, तुम खाना कैसे, पेट खाली हो गया तो फिर तभी तो खाओगे तुम लोग। एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी मतलब लीफ का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का मतलब ही स्ट्रक्चर होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। यानी कि अगर अभी तो मैंने डिस्कस किया था, क्यूटिकल मोटा नहीं होना चाहिए, एपिडेमिस मोटी नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टेस्ट इन द लीफ उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड करेगा इन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइट कितना एंटर होगा स्टोमा का।
ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स proposed by Blackman, when a process is controlled by several factors, the rate of the process is determined by the factor which is in the shortest supply. ठीक है, क्योंकि रेट उसी पे डिपेंड होगा, स्लोएस्ट रेट जो कैरी आउट कर रहा है. तो जो शॉर्टेस्ट सप्लाई में है, सबसे शॉर्टेस्ट सप्लाई में कौन है, देखो ब्लैकमैन्स प्रिंसिपल. यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया, लो लाइट इंटेंसिटी, मीडियम लाइट इंटेंसिटी, हाई. तो लो वाला रेट डिसाइड करेगा. ये कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है. तो ये सारे ग्राफ्स आप लोगों को आएंगे नहीं एग्जाम में, खैर मैं सब दिखा रही हूँ आपको. तो मेन एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंट्रोल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है. फिर अभी तो मैंने डिस्कस किया. मेन क्या है फैक्टर्स, बताइए. मेन फैक्टर्स क्या क्या है. लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, द टेम्परेचर. ओके, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, व्हेन ऑल ऑफ द फैक्टर्स आर kept constant, increasing carbon dioxide concentration increases the rate of photosynthesis up to a certain level. देखो यहाँ पे देखिए, जब सारे पॉइंट्स तुम कांस्टेंट रख दो, जैसे कि क्या क्या, लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको कांस्टेंट रखना है आपको. ये सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है. जब इनको कांस्टेंट रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बेस पे हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को चेकआउट कर सकते हैं. तो एनी फर्दर इंक्रीज इन कार्बन व्हाइल कीपिंग लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अदर, मतलब वो अगर हम कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तो हम क्या नोटिस कर सकते हैं. फर्दर इंक्रीज, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने पे जब इंक्रीज करे कार्बन डाइऑक्साइड, इफ एनी अदर फैक्टर अदरवाइज केप्ट कांस्टेंट is increase the photosynthetic rate increases till any other fact becomes limiting. मतलब लिमिट करो तो उतना नहीं चल पाएगा, लेकिन ये बढ़ाओगे तो अच्छे खासे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा. तो ये थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड पे सिर्फ डिपेंड करो तो फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ रहा है. तो अगर चेक करना है तो इनको कांस्टेंट रखो, लेकिन इनको बढ़ाओगे ना, इनको बढ़ाओगे, लो से हाई तक बढ़ाओगे ना, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. तो यही शो कर रहा है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए. कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर. लेकिन अब पहले मैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करना चाहती हूँ. तो जो फोटोसिंथेसिस है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो फूड ना सिर्फ प्लांट को बना के दे रहा है, बल्कि एनिमल भी तो प्लांट खा रहे हैं, हम भी तो प्लांट खा रहे हैं. ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन whom? डिपेंड ऑन whom? ऑन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. तो इनडायरेक्टली हम सब प्लांट पे डिपेंड है. तो इसलिए प्लांट बचाओ और खुद को बचाओ. नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगा एंड बैक्टीरिया ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर विच अगेन कम्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट कितना ज़रूरी है. ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से ही मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में गिव आउट करता है. फॉर एनर्जी, क्योंकि बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनर्जी एज फूड, फोटोसिंथेसिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज रिजर्व्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, वुड एंड बायोमास. क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल की तरह भी काम करता है और बाकी मतलब फ्यूल की तरह, जैसे नहीं लकड़ियों को जला के एक फ्यूल की तरह काम करता है. तो टू मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, बहुत ज़रूरी है प्लांट का ग्रो करना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो हैज फोटोसिंथेसिस हेल्प टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द कॉन्सेंट, यानी कि जो कार्बन हम लोग दे रहे हैं वो यूज़ करके अपना स्टार्च वगैरह बना रहा है. तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नहीं बढ़ रहा है ना एटमॉस्फेयर का, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को ट्रैप करता है. अगर बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पोलर आइस मेल्ट हो जाएगा, फ्लोरा फौना में फ्लड्स और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सारी चीज़ें. इसीलिए प्लांट ग्रो करो, ठीक है, इसलिए फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है. डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस takes place in the cells containing chlorophyll. It takes place in all the living cell. This process occurs only in the presence of light, but respiration occurs all the time, whether in dark or light. Carbon dioxide and water are used, but oxygen is evolved. Yes or no? Yes. लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज यूज्ड, क्योंकि हम में रेस्पिरेशन होता है ना, तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके रेस्पिरेशन तो करते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, वाटर भी इवॉल्व करते हैं.
एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हमें लोग को ताकत मिलती है ना। हमारा खाना बर्न आउट होता है ना जिम विम करके, उनकी एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज। द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट इंक्रीज, ड्राई वेट ऑफ द प्लांट डिक्रीजेज इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी वही केस है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, और ड्राई वेट ऑफ द प्लांट डिक्रीज हो जाता है रेस्पिरेशन इन प्लांट में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स बचे हैं थोड़ा सा, तो ये भी हम लोग करते हैं। चलो तो कार्बन साइकिल पहले कर लेते हैं। ऑल द कार्बन इन नेचर कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच कंसिस्ट 0.03%। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एंड रिलीज इट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली थ्रू अदर मीन्स। ठीक है, द वेरियस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो लेते भी हैं और देते भी हैं, रात के टाइम दे देते हैं ना रेस्पिरेशन के थ्रू। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल आर फोटोसिंथेसिस, पहला पॉइंट। सेकेंड है रेस्पिरेशन, डेथ एंड डिके, कंबशन ऑफ फ्यूल एक्सेट्रा। तो वेरियस प्रोसेसेस ऑफ कार्बन साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर आर, पहला है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक पॉइंट हो गया। रेस्पिरेशन, सारे प्लांट्स एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। डेथ एंड डिके क्या होता है मैम? बैक्टीरिया फंगा है ना, डिकम्पोज होते हैं ना, तो रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये लोग जो बैक्टीरिया फंगाई जो है वो डिकम्पोज करते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल का जो मैटर होता है उसको, और इस जब वो ऐसा करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कंबशन ऑफ फ्यूल, हाँ जब फ्यूल जलाते तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम, नेचुरल, ये सब गाड़ियों से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है। ओके, ऑन कंबशन द फ्यूल ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। फूड चेन की बात करो, थ्रू द फूड चेन द फूड कंटेनिंग कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स पासेस ऑन फ्रॉम प्लांट टू एनिमल्स, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जाता है ना। प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, उनको कौन खाता है? कंज्यूमर, हम एनिमल्स। तो कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तभी इसीलिए तो ना हम लोग जब जल जाते हैं तो कार्बन ऐश ही तो बचता है, क्योंकि हमारा बॉडी कार्बन से बना। तो ये जी बताना चाह रहे हैं ये फूड चेन। देखो प्लांट्स को कौन खा रहा है? ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर एक हर्बीवोर है, सिर्फ प्लांट खाता है। लेकिन कार्निवोर है एक फ्रॉग जो इनडायरेक्टली किसको खा रहा है? कौन खाता है? फ्रॉग। किसको खाता है? ग्रासहॉपर को। फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को वल्चर खाता है या ईगल खाता है। तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्शरी, और ये टॉप कंज्यूमर एपेक्स पे। ठीक है, फूड चेन, फूड पिरामिड, ये सब हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज। So when the amount of carbon dioxide in the atmosphere undergoes a considerable change, carbon dioxide present in water bodies help to maintain its equilibrium state by going into the atmosphere or by absorbing more carbon dioxide from the atmosphere as the case may be। अगर बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर वो कंसिडरेबल चेंज अंडरगो करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज, ये जितने वाटर बॉडीज में कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेंटेन करते हैं। ज़्यादा है एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कम है तो वो रिलीज करते हैं। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग हीटिंग और बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन इन लाइम किल्न्स भी। लाइम किल्न्स यानी कि भट्टी लाइम की, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है? एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ग्रीन प्लांट उससे जाता है, ठीक है। फिर उस पर जो फीड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स हैं वो फीड करते हैं प्लांट्स पे, वो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना एटमॉस्फेयर। हम लोग ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड तो करते हैं। तो ये इंसान की बात हो रही है, अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। और हम इनडायरेक्टली किस पे फीड कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्रीन प्लांट। अब यही ऑर्गेनिक प्लांट ये फॉसिलाइजेशन भी करता है, यानी कि यही तो ज़मीन में गड़ गड़ के फॉसिल्स बनते हैं, और वो फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल हम उससे बनाते हैं, और वो कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को, जब भी ये फ्यूल्स कंबशन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अगेन कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। अब रही बात रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी इन लोग भी रात में एट नाइट जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ देते हैं? एटमॉस्फेयर में। अगेन समझ में आया साइकिल कैसे चल रहा है। और डेथ, कोई भी चीज़ मर जाती है ना, क्या होता है? कार्बन कंपाउंड इन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो भी उसको भी डिकम्पोज करते वक्त बैक्टीरिया फंगाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। इनफैक्ट लाइमस्टोन की भट्टी में जब
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। बर्निंग इन लाइम क्लीन, हीटिंग और बर्निंग इन लाइम क्लीन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। समझ में आया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है एटमॉस्फेयर में? तो 2-3 प्रोसेसेस मैंने बताए, इसको याद रखना। 2-3 एक्टिविटीज़ बची है स्टूडेंट्स, आप लोग कोशिश करिए करने की, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले वाले केस में मटीरियल एक पॉटेड प्लांट लिया गया है, तो एक पत्ते को आपको क्या करना है, पॉटेड प्लांट से निकाल के इसमें डालना है इन बॉइलिंग वाटर में। थोड़े, देखो ये बॉयल हो रहा है, थोड़े मिनट के लिए डालिए। उसके बाद क्या करिए, द प्रोसेस जो है वो जितने एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय करेगा इन द लीव एंड सस्पेंड ऑल द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट, ठीक है। मतलब रिएक्शन रोक देगा, सारे केमिकल चेंजेस रोक देगा। तो ये लीव को बॉयल करो और इन मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर अ वाटर बाथ, ये वाटर बाथ, ये पूरा अपैरेटस देख लो, ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है, ये वाटर बाथ है, उसमें ये हम बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। द लीफ बिकम्स कलरलेस एज इट लूजेज इट्स क्लोरोफिल कंटेंट, यस। द लीफ ऑल्सो बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल, डिप द लीफ इन वार्म वाटर अगेन, ओके। उसके बाद उसको सॉफ्ट करने के लिए फिर से, तो प्लेस द लीफ इन अ पेट्री डिश, इसको हम पेट्री डिश कहते हैं, इसको हम पेट्री डिश कहते हैं। तो होता क्या है, आप लोग देखते क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालो। तो आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम बचपन में भी कर चुके हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। तो आयोडीन सोल्यूशन क्या कर रहा है, ब्लू ब्लैक इन कलर टर्न हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलरेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि वो स्टार्च में बदल चुका है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट याद रखना। टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो पहले केस में हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव किया, सेकेंड केस में हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, डी स्टार्च करना है प्लांट बाय लीविंग इट डार्क फॉर 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स तक इस प्लांट को हमें अंधेरे में रखना है, ओके, प्लांट को। ड्यूरिंग दिस टाइम एनी स्टार्च प्रेजेंट इन द लीव्स विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर, ठीक है, क्योंकि डार्क में रखेंगे तो वो रात की तैयारी करेगा कि भैया हमें अपना रात का खाना तैयार करना है, यानी कि शुगर में कन्वर्ट होगा। और एंड रिमूव फ्रॉम द लीव्स टू द स्टेम ऑफ द और रूट्स, और वहाँ पे जाके स्टेम या रिमूव फ्रॉम द लीव्स टू द स्टेम्प और रूट्स, वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो टेस्ट अ लीफ फ्रॉम द प्लांट फॉर अ स्टार्च बिफोर यू बिगिन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले स्टार्च के लिए टेस्ट कर लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेक्ट 2 लीव्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज अटैच टू द प्लांट, जैसे कि ये 2 पत्ते हैं सेम साइज के हैं, ठीक है मैम, सेम साइज के हैं। तो एक्सपेरिमेंटल लीव इंसर्ट, एक कंट्रोल रखना है एक्सपेरिमेंटल, तो इंसर्ट 1 लीव इन अ 250 सेंटीमीटर क्यूब क्लोनिकल फ्लास्क, एक पत्ता डाल दो, ओके, और 0.4 मोल एम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर क्या है, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने, एक में प्लेन पानी, क्योंकि ये कंट्रोल लीफ है ना, हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल होता है उसमें कोई सोल्यूशन हम नहीं डालेंगे, उसको बस ऐसे ही रखेंगे कंपेयर करने के लिए। जो कर लेते हैं उसको कंट्रोल कहते हैं, जो सेटअप लेते हैं उसको हम कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, बोथ केमिकल्स विल रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लीफ, याद रखना। तो एक्सपेरिमेंटल लीफ से क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अ कॉटन प्लग जो यहाँ पे लगा है ना, इट विल प्रिवेंट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंटरिंग द फ्लास्क। तो जो कंट्रोल लीफ है, सेटअप द सेकेंड लीफ इन द सेम वे एज द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइट आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लांट में या इस पर्टिकुलर लीव में अब फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं हो रही है। तो कीप द सेटअप इन सनलाइट फॉर 5-6 आवर, डिटैच बोथ द लीव्स एंड टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो आप लोग नोटिस करोगे जब दोनों पत्ते हम निकालेंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमें अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। तो आप यही ऑब्जर्व करोगे कि डिटैच बोथ द लीव्स एंड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। पहले हम ये लाइट वाला भी पढ़ लेंगे कि दोनों लीव्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज, कवर द एक्सपेरिमेंटल लीव विद ब्लैक कार्ड्स एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे देखो, लाइट के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक कार्ड से इसको कवर करना है, ठीक है, ब्लैक कार्ड से, ताकि लाइट उस पर्टिकुलर जगह पे न लगे। जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो कवर द एक्सपेरिमेंटल लीव विद ब्लैक कार्ड एज शोन इन द डायग्राम। टेस्ट द लीव फॉर स्टार्च आफ्टर द सेवरल आवर्स इन द सनलाइट। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली इसमें भी स्टार्च नहीं होगा और प्रीवियस वाले चीज़ में भी नहीं होगा। तो डेमोन्स्ट्रेट द ऑक्सीजन प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब हम करेंगे ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये हाइड्रिला ना
एक वाटर प्लांट है हाइड्रिला।